इमेजिन करो एक ऐसी कार कंपनी जो पहले ट्रैक्टर बेचती थी लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े लग्जरियस कार ब्रांड्स में आती हो। और इन सब के पीछे था एक आदमी जो है फॉर्ब्सियो लैम्बोर्गिनी। और इन सब से पहले ये बिजनेस ऑफ वॉर भी थे। फॉर्ब्सियो लैम्बोर्गिनी के इंजीनियरिंग स्किल्स ने दुनिया के बेस्ट ट्रैक्टर्स बनाया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था इनके साथ जो इन्होंने ट्रैक्टर से लग्जरियस कार ब्रांड्स में ना सिर्फ एंटर किया, साथ ही वर्ल्ड की बेस्ट सुपर कार्स भी बनाया। असल में ये था सुपर कार्स बनाने की रेस में दो कंपनी के ओनर्स का कंपटीशन। लेकिन इससे पहले मैं ये सब बताना स्टार्ट करूं, चलिए हम चलते हैं 1916 के इटली में। फर्रुचियो लैम्बोर्गिनी के पेरेंट्स फार्मर्स थे। इनका बचपन इटली के उस दौर में बीता जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके कारण इस देश का फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर हो गया था और भुखमरी फैल गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद फर्रुचियो का अपने लाइफ को देखने का नज़रिया दूसरों से अलग था। इन्होंने अपना बचपन अपने पेरेंट्स के फार्म में खेती करते हुए बिताया है। फर्रुचियो के फादर चाहते थे कि वे भी बड़े होकर उनके फार्म को संभाले, जो कि इनके यहाँ जनरेशन टू जनरेशन होते जा रहा था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस यंग मैन का प्लान कुछ अलग ही है। फार्म में काम करने से फर्रुचियो ने हार्ड वर्क का वैल्यू तो अच्छी तरह से समझ ही लिया था और इनका इंटरेस्ट बचपन से ही सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स में रहा। इनके फैमिली के पास एक ट्रैक्टर था जिससे ये ठीक करने और उसमें सुधार करने के लिए हर रोज़ घंटों समय लगाया करते थे। ये उस समय की बात है जब ऑटोमोबाइल्स की शुरुआत जस्ट हुई ही थी। फर्रुचियो का इंटरेस्ट इंजन्स बनाने में था, ना कि ट्रेडिशनल ओल्ड फार्मिंग में, जिसके कारण इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और अब इन्हें अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था कि ये अपने फादर की तरह फार्म को संभालेंगे और फार्मिंग करेंगे, और दूसरी ओर इन सबसे अलग अपने पैशन इंजीनियरिंग को चुनेंगे। और लास्ट में इन्होंने अपना इंजीनियरिंग चुना और फिर ये बोलोग्नो चले गए अपने टेक्निकल कॉलेज अटेंड करने। और ग्रेजुएट होने के बाद फर्रुचियो को जॉब भी मिल गया था एज अ मैकेनिक, जो कि ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया क्योंकि अब फिर से वहाँ वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण फर्रुचियो को इटालियन एयरफोर्स में अपने कंट्री की तरफ से वॉर में लड़ने के लिए शामिल होना पड़ा। लेकिन जब लोगों को उनकी मैकेनिकल एबिलिटीज़ का पता चला तो उन्हें ग्रीक ऑफ आइलैंड ऑफ रोड्स में भेज दिया गया आर्मी के ट्रैक्टर और डीजल ट्रक को इम्प्रूव करने के लिए। फर्रुचियो को यहाँ काम करते हुए समय का पता ही नहीं चला और इससे उन्हें काम करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। 1943 में इटली में आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया और अनाउंसमेंट किया गया कि वॉर ख़त्म हो गया है, जिससे इटली को रोड्स ऑफ आइलैंड एंड जर्मनी को गैरिसन आइलैंड मिल गया। लेकिन फर्रुचियो ने उसी आइलैंड पर रहने एज अ सिटीजन रहने का चाहा और वहाँ अपना मैकेनिकल वर्कशॉप भी इस्टेब्लिश किया। लेकिन 1945 में जंग पूरी तरह से ख़त्म हुआ, जिसमें जर्मनी हार गया और अलाइड फोर्सेस ने रोड्स ऑफ आइलैंड्स को ले लिया और वहाँ रह रहे सभी लोगों को बंदी बना लिया, जिसमें फर्रुचियो भी था। लेकिन फर्रुचियो के मैकेनिकल स्किल्स को देखते हुए अलाइड फोर्सेस ने उसे अपने व्हीकल ठीक करने का काम दे दिया और अंत में 1946 में उन्हें अपने देश इटली जाने दिया गया। और यहीं से शुरुआत हुई लैम्बोर्गिनी की असली कहानी की। इटली आने के बाद फर्रुचियो को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा। उसके पास कोई जॉब भी नहीं था। वैसे वो मैकेनिक का काम अभी भी कर रहा था, लेकिन अब उन्हें कुछ और भी अच्छा करना था। और इटली आने के बाद उन्हें यहाँ की साधारण प्रॉब्लम दिखी। गरीब किसान खेती के लिए ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि पेट्रोल का प्राइस आसमान छू रहा था। फर्रुचियो इन सब प्रॉब्लम को देखकर इनका सॉल्यूशन निकालने का सोचता है। वहाँ इटालियन गवर्नमेंट मिलिट्री व्हीकल को ऑक्शन करना स्टार्ट करता है, जिससे कुछ पैसे आए और देश की हालत में सुधार हो। और फर्रुचियो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। फर्रुचियो बहुत सालों से एज अ मैकेनिक काम कर रहा था, तो उसे एक अच्छा आइडिया था कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या प्राइस वो दे सकता है। उससे ब्रिटिश मॉरिस इंजन को ऑक्शन में खरीदा जिसे वो मॉडिफाई कर सके। फर्रुचियो का एक नया इंजन ऐसा इंजन था जिसे वो स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, बट स्टार्ट होने के बाद वह डीजल इंजन में स्विच हो जाता था और डीजल का प्राइस उस समय बहुत ज़्यादा ही कम था। और यह उस समय उस देश के लिए काफ़ी अच्छा इनोवेशन था जब वह देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हो। और इसी तरह पहला लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर का जन्म होता है। हालांकि फर्रुचियो इंजन्स और ट्रैक्टर बनाने में सफल हो गया था, बट उस समय मार्केट में काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रैक्टर की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी, जैसे फिएट लैंडिनी। और इसी बीच एक नई ट्रैक्टर कंपनी का आना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। इसी कारण लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की शुरुआत बहुत धीमे धीमे हुई। स्टार्टिंग में फर्रुचियो अपना ट्रैक्टर पूरा खुद से 1 वीक में बनाते थे, बट जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होने लगा तो उन्होंने एक फैक्ट्री ले लिया और काम करने के लिए स्टाफ भी हायर करने लगे।
जिससे उनकी प्रोडक्शन स्पीड काफ़ी बढ़ गई। बट फिर भी उन बड़े बड़े कंपनी से टक्कर लेने के लिए अभी भी इन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उनके फादर ने अपने पूर्वजों की ज़मीन को बैंक में गिरवी रख दिया, जिससे उन्हें लोन मिला। जिसके बाद फुरुशियो ने 1000 मॉरिस इंजन को खरीदा। अब फुरुशियो के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि अगर अब उसकी कंपनी डूबती है तो सब कुछ वो खो देगा, साथ में पूर्वजों की ज़मीन भी। लेकिन फुरुशियो को अपने ऊपर और अपने स्किल्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, और इसी बीच इटली गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट किया कि वे इटालियन फार्मर्स को लोन देंगे जो इटली में बने फार्मिंग मशीन्स को खरीदेगा, जिससे फुरुशियो की इंजन्स भी आती थी, क्योंकि वो कम्प्लीटली मेड इन इटली थी। जिसके बाद फुरुशियो की कंपनी को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला और लैम्बोर्गिनी अब 200 ट्रैक्टर एक साल में बनाने लगा। फुरुशियो को अपने ट्रैक्टर की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो हर साल ट्रैक्टर पुलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था और हर बार फुरुशियो की लैम्बोर्गिनी ही जीतती थी। अब फुरुशियो की हालत काफ़ी अच्छी हो गई थी और उनका एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कंपनी भी हो गया था, और कंपनी इटली का बिगेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी था। जिसके बाद वह उस समय इटली का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया। लेकिन इस सब के बावजूद फुरुशियो को फिएट टॉपलिनो के इंजन में मॉडिफाई करने का समय मिल ही जाता था। उन्होंने उसमें एक बड़ा इंजन इंस्टॉल किया और बैक से रिमूव कर दिया, और वह यह लेकर इटली के मोस्ट फेमस कार रेस में पार्टिसिपेट करने चले गए, जिस रेस में अल्फा रोमियो, फेरारी, मैसेराटी जैसे बड़े बड़े कार कंपनी पार्टिसिपेट कर रही थी। और इस बीच रेस में फुरुशियो के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसने फुरुशियो की रेसिंग करियर ख़त्म कर दिया और उसे लाइफ के डायरेक्शन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। हालांकि फुरुशियो का रेसिंग करियर ख़त्म हो गया था, फुरुशियो को कार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इस समय फुरुशियो के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि उन्होंने सारे कार्स खरीदे हुए थे, जिसमें काफ़ी सारे लग्जूरियस ग्रैंड टूरिंग कार्स भी थी। 1950 तक इटालियन कार ब्रांड्स पूरी दुनिया में टॉप पर था। इनका डिज़ाइनिंग इंजन इतना अच्छा था कि जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकन कार कंपनी इसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। पूरे 20th सेंचुरी में अल्फा रोमियो, फिएट, मैसेराटी और फर्रारी जैसे कार कंपनी इंजीनियरिंग का एक ऐसा बाउंड्री सेट कर दिया था जिसे और कोई नहीं पार कर पा रहा था। फुरुशियो इन सारे इटालियन ब्रांड्स की कार खरीदे हुए था, बट ये जितने भी कार्स खरीदे हुए था ये उन सब कार से सेटिस्फाई नहीं था। इन्हें अब तक कोई भी परफेक्ट कार नहीं मिला था। इनका सबसे लग्जूरियस कार फरारी 250 GT था। उस समय तक फरारी को सक्सेस की निशानी मानी जाती थी। सारे सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े लोग फरारी की कार ही लिया करते थे, बट फुरुशियो अपने फरारी की कार से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था। उन्हें उस कार में क्लच फेल जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देती थी, और आखिरकार जब उन्होंने फरारी की क्लच को ठीक कराने के लिए अपने फैक्ट्री के मैकेनिक्स के पास गए तो वो यह देख के शॉक में रह गए कि सक्सेस का साइन बताने वाले फरारी में भी वही क्लच यूज़ होता है जो फुरुशियो अपने ट्रैक्टर बनाने में करते हैं। फुरुशियो ने फरारी के क्लच को खुद से कुछ सुधार करके चले गए फरारी के क्रिएटर एनजो फरारी से मिलने। एनजो फरारी अपने शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर के लिए बहुत फेमस थे, बट फुरुशियो को लगा था कि वो फरारी की तरफदारी करते हुए बस कुछ सुधार करने के लिए उन्हें सजेशन देंगे और वो मान जाएंगे। और जैसा कि सब जानते ही थे वैसा ही हुआ। एनजो फरारी ने अपने कार की कमियों को ना देखते हुए फुरुशियो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्हें बहुत कुछ कहने लगे, और लास्ट में उन्हें टॉन्ट मारते हुए फुरुशियो को कहा कि हमें कार बनाने दो और तुम अपने ट्रैक्टर पर ध्यान दो। ये इंसल्ट फुरुशियो के लिए काफ़ी पेनफुल था। उन्हें लगता था कि वो और एनजो बराबर है और दोनों मैकेनिक्स ही है। उन्हें अपने इंसल्ट से ह्यूमिलेटेड फील होने लगा था, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वे भी कार कंपनी स्टार्ट करेंगे जो फरारी से काफ़ी अच्छा और मनी वैल्यूएबल होगा। जब फुरुशियो ने कार कंपनी इंडस्ट्री में एंट्री और अपना रिवेंज एनजो फरारी से लेने का सोचा, तो उसने इसके लिए सबसे पहले एनजो फरारी की चीफ इंजीनियर को ही अपने कंपनी में शामिल किया। फुरुशियो अपने कार कंपनी की शुरुआत के लिए ट्यूरिन ऑटो शो को टारगेट कर रहा था, जो 4 महीने बाद होने वाला था। वह एक ऐसा प्लेस था जहां वो अपने कार इंडस्ट्री में एंट्री करने का अनाउंसमेंट कर सकता था। एक कार के डिज़ाइन और इंजन को शुरुआत से बनाना इजी नहीं होता है, लेकिन फुरुशियो की एक्सपीरियंस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी ट्रैक्टर फैक्ट्री के कारण बिल्ड था, जिसके कारण वो और उसके टीम ने सिर्फ 4 महीने में ही एक प्रोटोटाइप बना लिया। लेकिन वहाँ अब भी एक प्रॉब्लम था कि कार में कोई इंजन नहीं थी, और वो ट्यूरिंग ऑटो शो 1963 का कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला था। लेकिन फुरुशियो के पास एक आइडिया था। उसने कार के इंजन को पूरी ब्रिक से भर दिया,
जिससे कार ग्राउंड को अच्छी तरह पकड़ के रखे और दिखने में ऐसा लगा कि कार में इंजन ऑलरेडी है। उस कार ने ट्यूरिंग शो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और थैंकफुली किसी ने इंजन देखने का रिक्वेस्ट नहीं किया। इंजन ना होते हुए भी फिरोशियो की कार ने बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन किया और शो के बाद कार प्रोडक्शन के लिए भी चला गया। इस पहली कार का नाम लैम्बोर्गिनी 350 GT रखा गया और इसका 13 कार बिका इसके रिलीज़ होने पर। वैसे ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं लगता सुनने में, लेकिन सुपर कार्स की कैटेगरी में जो कार मार्केट में नहीं आई है उसे कंपनी के साथ एंट्री कर रहा है, उसके लिए ये 13 कार वाकई काबिल तारीफ़ था। और नेक्स्ट 2 साल में 120 लैम्बोर्गिनी कार बिके। यहाँ लैम्बोर्गिनी का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में, लेकिन ये उतना कुछ खास भी नहीं था जो फर्रुचियो फेरारी को हराने के लिए सोच रहा था। इसलिए फर्रुचियो ने अपने 350 GT के इंजन को और इम्प्रूव करना चाहा और दूसरी ओर उसके कुछ इंजीनियर्स लैम्बोर्गिनी के सीक्रेट कार पर काम कर रहे थे। इनका एक प्रोटोटाइप P400 एक रेसिंग ब्रीड का रोड कार था, लेकिन फर्रुचियो अपने कार क्रैश के बाद रेसिंग कार्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो अपने कार बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते थे और एनजो फेरारी को बीट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फैसला ले लिया कि वो लोग भी एक नई कार डिज़ाइन के साथ मार्केट में लॉन्च करेंगे जो उनके टीम ने बनाया है। ये नया मॉडल 1966 जेनेवा मोटर शो के जस्ट 2 दिन पहले बनकर रेडी हुआ, जिसका नाम लैम्बोर्गिनी म्यूरा रखा गया। ये कार फार्मूला 1 से इंस्पायर्ड था क्योंकि इसका इंजन बैक में था। यह उस समय का एक इनोवेशन भी कह सकते हैं और ये वो कार था जिसने अगेंस्ट फर्रुचियो स्टार्टिंग में था, लेकिन इसी कार ने लैम्बोर्गिनी को ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम स्टैब्लिश करके गया। म्यूरा बहुत जल्दी ही आइकॉनिक बन गया। उसकी यूनिक डिज़ाइन और परफॉर्मेंस ने लोग ध्यान अपने ऊपर लेने लगा था। उस समय के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी लैम्बोर्गिनी ही लेने लगे थे अपने वेल्थ को दिखाने के लिए। लैम्बोर्गिनी अपने पीक पर था, बट अब किसी को नहीं पता था कि एक डिज़ास्टर आने वाला है। पूरे 60s में लैम्बोर्गिनी अपने पीक पर था। लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स अपने टॉप कार्स दिन पर दिन बनाए जा रहा था और लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर भी वर्ल्ड के बेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूस किए जा रहा था। लेकिन फिर अगले कुछ दशक में लैम्बोर्गिनी को बहुत से चैलेंजेस उठाने पड़े। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसे तब फेस करना पड़ा जब बिगेस्ट ट्रैक्टर इंपोर्टर्स जैसे साउथ अफ्रीका और बोलिविया ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण, जिसके कारण फर्रुचियो के कई सारे ट्रैक्टर ऐसे बिना बिके रह गए। इसके साथ उनके वर्कर एक यूनियन में आ गए ताकि उन्हें कंपनी से बाहर ना कर सके, जिसके कारण कंपनी चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने लगा। इसके बाद सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब फर्रुचियो के पास एक ही ऑप्शन रह गया था कि वह अपने ट्रैक्टर कंपनी को अपने राइवल ट्रैक्टर ग्रुप को सेल कर दे। बट इसके साथ प्रॉब्लम कम नहीं हुआ और लैम्बोर्गिनी के कार का सेल भी दिन पर दिन घटते जा रहा था, क्योंकि इटली का इकोनॉमिक बूम कम हो रहा था जो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने से हुआ था। फर्रुचियो ने अपने 51% स्टेक लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स की स्विस बिजनेसमैन को बेच दिया $600,000 के लिए, जिसका वैल्यू आज के समय $4 मिलियन के बराबर है। बट फिर से 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के कारण फ्यूल का प्राइस बहुत हाई हो गया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था और अब जिसके कारण हाई परफॉर्मेंस कार का डिमांड भी बढ़ गया, जिससे परेशान होकर फर्रुचियो ने बाकी का 49% स्टेक भी बेच दिया और अब रिटायर्ड होकर सेंट्रल इटली में बस गए। अच्छे एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के कारण इन्होंने फिर से एक सक्सेसफुल वाइन बिजनेस स्टार्ट किया रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हुआ लैम्बोर्गिनी कंपनी के साथ जब उसके फाउंडर रिटायर्ड हो गए। 70s में एग्रीकल्चर एंड मशीनरी ग्रुप SAME ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की कंपनी फर्रुचियो से खरीदा और वो आज तक उस ट्रैक्टर कंपनी को ओन करते हैं। बट लैम्बोर्गिनी एक बहुत फेमस कंपनी होने के कारण लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स की ग्रोथ सालों साल बढ़े जा रही थी। लेकिन 70s में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल्स को बैंकरप्सी का शिकार होना पड़ा। लेकिन 1980 में लैम्बोर्गिनी को एक सक्सेसफुल फ्रेंच ब्रदर्स ने खरीदा, जिसने एक डूब रही कंपनी को डिस्काउंटेड प्राइस में $3 मिलियन में खरीदा और 1987 में कंपनी क्रिसलर ने $25 में खरीदा, जो लैम्बोर्गिनी को फिर से एक बहुत बड़ा कार ब्रांड बनाना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इस कंपनी को एक बार और बिकना पड़ा, जिसे इस समय एक स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंपनी वोक्सवैगन ने ओन किया। इस तरह लैम्बोर्गिनी को बहुत से अप्स एंड डाउन झेलना पड़ा। इस समय तक वोक्सवैगन एक बहुत बड़ा कार ब्रांड था जिसने ऑडी, बुगाटी, बेंटली और अब लैम्बोर्गिनी को भी खरीदे हुए था। लेकिन इस बार वोक्सवैगन ने काफ़ी स्मार्टली लैम्बोर्गिनी को हैंडल किया।
क्योंकि 21st सेंचुरी में सुपर कार्स का क्रेज़ बढ़े जा रहा था और इसी में लैम्बोर्गिनी सबसे आगे सुपर कार्स बनाने में रहा। वैसे फ्यूचर लैम्बोर्गिनी उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे फरारी को बीट करने में, लेकिन अब लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छा चॉइस बन गया था मिलियनियर्स के लिए, क्योंकि अब लैम्बोर्गिनी वेल्थ और सक्सेस का पहचान बन गया था, जो थोड़ा अजीब भी लगता है सुनने में, क्योंकि अगर उस दिन एनजो फरारी फ्यूचर की एडवाइस ले लेता तो मोस्ट प्रोबेबली आज इस कंपनी का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता सुपर कार्स बनाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगते हैं।